ट्वेल्थ क्लास, ट्वेल्थ कॉमर्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं अपन लोग, है ना। काफ़ी लंबा समय हो गया। आप लोग ये वीडियो देखते हो क्यों देखते हो मुझे तो नहीं पता, पर मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आपको जो टॉपिक सिखा रहा हूँ, पहले तो बता दूँ कि मैं ये वीडियो जो है नेपानगर से बना रहा हूँ। अभी मैं नेपानगर शिफ्ट हो चुका हूँ। पहले ब्रानपुर में था, तो वेलकम टू नेपानगर। नेपानगर काफ़ी अच्छी जगह है। मैं पहले इसके बारे में वीडियो बना भी चुका हूँ। आप सबको इन्वाइट भी करता हूँ कि आइए नेपानगर में घूमिए, देखिए नेपानगर को, और नेपानगर को फिर से डेवलप कीजिए। मैंने ये मैसेज सबको दिया, तो मैं खुद भी नेपानगर वापस आ चुका हूँ। तो ठीक है, आज अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज मैं आपको हेनरी फ्योल साहब जो थे, हेनरी फ्योल साहब की जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो उन्होंने दिए हैं, उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके नोट्स भी आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, इसको आप उतार सकते हो। सिंपल। हेनरी फ्योल साहब, उनका कहना क्या था, वो क्या चाहते थे, उनके प्रिंसिपल किस पे बेस्ड थे? उनके प्रिंसिपल बेस्ड थे कि भाई हम अपने एम्प्लॉय को कितनी सुविधा दे रहे हैं, उनके कामों को कितना आसान कर रहे हैं, वो हेनरी फ्योल होते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं हेनरी फ्योल। ये बाहर की जो आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमारे घर के सामने जस्ट सामने से रोज आता है, तो वहाँ पे आवाज़ आती रहती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, हेनरी का मेन फोकस क्या है कि जो लेबर है उसके ऊपर उनका फोकस ज़्यादा था, कि लेबर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, कि किस तरीके से काम को बांट दिया जाए, किस तरह से एक चेन सिस्टम बनाई जाए, किस तरीके से कामों को स्पेशलाइजेशन लाई जाए, किस तरह से मोटिवेट किया जाए। ये सारी बातें हेनरी फ्योल साहब ने अपने प्रिंसिपल पे हर बात पे ध्यान दिया। अगर उनके प्रिंसिपल को आप ध्यान से देखोगे, उनकी जो मीनिंग है, हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उनकी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इस क्लासिकल फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, उन्होंने मैनेजमेंट थ्योरी की क्लासिकल डेफिनेशन दी है। फ्योल साहब का बिलीव क्या था कि मैनेजमेंट एक स्किल है। क्या है? स्किल है। ही कैन बी टॉट एंड ऑर्गेनाइज थ्रू द जनरल प्रिंसिपल दैट अप्लाई द, उनके जो प्रिंसिपल्स है ना, हेनरी फ्योल साहब के जो प्रिंसिपल्स है, उनको जनरल प्रिंसिपल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आप हेनरी फ्योल साहब के प्रिंसिपल वहाँ पे लिख सकते हैं। तो उन्होंने जनरल प्रिंसिपल दिया। उनका मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, उनने क्या बोला है कि सारा काम मैनेजर के ऊपर है। मैनेजर किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है, कब किस तरह से रिसोर्सेज को जमा करता है, किस तरीके से ऑर्डर देता है। सिर्फ मैनेजर का काम ऑर्डर देना नहीं है, मैनेजर का काम सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है, बिल्कुल अपने एम्प्लॉय को ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे, ऐसे काम करने की जगह बना के दे, ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सके। तो हेनरी फ्योल साहब का कहना सिर्फ इतना ही था कि मैनेजर का जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। उन्होंने क्या कहा है कि मैनेजर सिर्फ ऑर्डर देने का काम ना करे, उल्टा अपने एम्प्लॉय को इस तरह का स्ट्रक्चर बना के दे, इस तरह का एटमॉस्फेयर बना के दे, इस तरह का फंक्शंस बना के दे, और ताकि वो वहाँ पे वो अच्छी तरीके से काम कर सके। और उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उससे कहा गया है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया हेनरी फ्योल साहब ने क्या कहा है? हेनरी फ्योल साहब का कहने का यही था कि मैनेजर को सिर्फ ऑर्डर नहीं देना है, उन्हें इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करके देना है अपने एम्प्लॉय के लिए, इस तरह का फाउंडेशन तैयार करके देना है, इस तरह का एक उनके अंदर मैनेजर में स्किल होनी चाहिए कि अपने एम्प्लॉय से अच्छे से काम करा सके, और खुद भी काम करे और एम्प्लॉय से भी काम करा सके। इस बात को उन्होंने मेन फोकस किया है। जैसे उनका पहला प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल दिए थे उन्होंने। पहला प्रिंसिपल है उनका डिवीजन ऑफ वर्क। उन्होंने क्या बोला है? काम को बांट देना। काम को बांट कैसे देना? जिसको जो काम आता उसको वो काम दे दिया जाए, जो जिसमें स्पेशलाइजेशन है उसे स्पेशलाइजेशन दे दी जाए। मान लो अपने स्कूल के अंदर जैसे फिजिक्स वाले टीचर, उनको फिजिक्स पढ़ाते नहीं आता, उनको केमिस्ट्री पढ़ाने को दे दिया जाए। मैथ्स वाले टीचर को हिंदी पढ़ाने को दे दिया जाए, या जिनको अकाउंट नहीं आता उनको इंग्लिश पढ़ाने को दे दिया जाए, जिनको बिजनेस नहीं आता उनको अकाउंट पढ़ाने को दे, मतलब अलग सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ाने को दे दिया जाए, तो वो काम ठीक से कर पाएंगे क्या? नहीं। जिसको जो सब्जेक्ट अच्छे से आता है उसी टीचर को वो सब्जेक्ट दिया जाए। तो उन्होंने यही कहा है, हेनरी फ्योल साहब ने क्या कहा है? डिवीजन ऑफ वर्क। काम को इस तरह से बांट दिया जाए कि जिसको जो काम अच्छे से आता उसको वो काम दे दिया जाए, जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दिया जाए। सिंपल वे में लिखा है, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। काम को छोटे छोटे टास्क में बांट दिया जाए उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। जैसे स्पेशलाइजेशन मोर, अगर आपने काम, जो जिस काम में एक्सपर्ट है, तो वो काम को अच्छी तरह से करेगा, वेस्टेज कम करेगा, उसकी स्पीड अच्छी रहेगी, और अच्छी क्वालिटी से वो काम करेगा, और वर्कर को भी अपने आप को दिखाने का, अपने हुनर को दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। तो यही इस सेंटेंस का मतलब है। अगला है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
मैनेजर, जिस मैनेजर को आपने राइट दे दिया कि भाई आपको ये काम करना है, तो उसको उस काम करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी जाए। अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो उसको उसकी ऑथोरिटी भी दी जाए। ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन शब्दों के मतलब क्या होते हैं? ऑथोरिटी मतलब जो भी आपको काम है उसके पूरा डिसीजन लेना, वो आपको अधिकार दे दिया है कि भाई आप इसके ऑथराइज हो, आप इसका पूरा इस काम को कैसे करना है वो आप अपना देखो। जिसको अथॉरिटी मिली उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को अच्छे से करके देना। और अब वो काम अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? उसी की। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। इसका मतलब उन्होंने, हेनरी फर्ड साहब ने कहा है कि जिसको जो काम अच्छे से आता है उस मैनेजर को उसकी पूरी अथॉरिटी दे दी जाए और उस काम को पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी उसकी दे दी जाए। अगर वो काम अच्छा होता है बुरा होता है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की। अगला क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पे उन्होंने बहुत अच्छा कहा है। डिसिप्लिन पर उन्होंने कहा है कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी कंपनी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि चुपचाप खड़े होकर ऐसा खड़े हो पनिशमेंट जैसे स्कूल मिलती है ना, वैसा डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन मतलब कि हर व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करे, वो अपने जो भी कंपनी के रूल्स है, जो भी एग्रीमेंट्स है उसके, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से सारा काम करे। और उनका कहना है कि एम्प्लॉय अगर समय पे आ रहा है, समय पे अपना काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है, इस बात पर उन्होंने फोकस किया है कि एम्प्लॉय को इतना मोटिवेट करे कि वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करे। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। अगला है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब जितने भी एम्प्लॉय है उनका एक ही बॉस होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि भाई मेरा बॉस ये है, ये मुझे ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब मुझे पता है कि हमको क्या ऑर्डर मिला। अगर मेरे को 10 बॉस ऑर्डर देंगे तो मैं कंफ्यूज रहूंगा, इसकी सुनूं कि उसकी सुनूं। तो एक बॉस ऑर्डर देगा पूरे डिपार्टमेंट को, सबको पता है कि हमें क्या करना है, उससे बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पूरे जितने भी डिपार्टमेंट है सभी को, जो भी जितने भी डिपार्टमेंट है अलग अलग, उन सब डिपार्टमेंट के मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि हमारा कंपनी का गोल क्या है। सब लोग एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब सभी डिपार्टमेंट एक ही गोल की ओर जाना चाहिए। इस बात का ध्यान उन्होंने रखने के लिए कहा है। अगला है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब जितने भी एम्प्लॉय वहाँ काम करते हैं, मैनेजर लोग काम करते हैं, उनके खुद के इंटरेस्ट से ज़्यादा उसको कंपनी के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखना है। क्योंकि कंपनी अगर डेवलप करेगी तो अपने आप एम्प्लॉय भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो वर्कर्स है, जो मैनेजर हैं, वो खुद के इम्पोर्टेंस को और कम इम्पोर्टेंस ना दे, अपने मतलब अपने पर्सनल इसको इम्पोर्टेंस ना दे, जितना कंपनी के मेन गोल पे इम्पोर्टेंस दे। जो कंपनी डेवलप करेगी तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट का भी क्या होगा, मतलब इस एम्प्लॉय का भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, उसकी भी सैलरी बढ़ेगी, उसका प्रमोशन होगा, वो तरक्की करेंगे। रेमुनेशन, वर्कर को जैसा वो काम कर रहा है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए। मतलब जो जितना अच्छा काम कर रहा है, जिस हिसाब से काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलना चाहिए, जिससे कि वो सेटिस्फाई रहे और वो अच्छे से काम करे। दैट इज अ रेमुनेशन। अगले पॉइंट है अपने सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शुड बी बैलेंस बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल। मतलब जो डिसीजन ले रहे हैं और टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैन दोनों के बीच में बैलेंस बना के डिसीजन लेना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई किसी एक ही हाथ में सारी पावर होना है ना, उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो फेयोल डिड नॉट से, फेयोल ने ये कभी नहीं कहा है कि सिर्फ कुछ ही लोग के हाथ में पावर हो, नहीं, उन्होंने ये कहा है कि भाई टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट एक दूसरे से कंसल्ट करे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो आपका छोटा सा एम्प्लॉय भी अपने को अच्छा सजेशन दे देता है, जो फील्ड पे काम करता है उसे पता होता है कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है। तो वो जो सिचुएशन होगी वो रियल कंडीशन आपको बताएगा कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसा ऐसा मार्केट में कंडीशन है। तो उसके ओपिनियन को भी एक्सेप्ट करना और उसके साथ में सभी, इसलिए उन्होंने कहा है कि सेंट्रलाइजेशन ना होके सभी के पास पावर होनी चाहिए, सभी को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और सभी की सुनी जानी चाहिए, जिससे कि अपने आप ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। अगला पॉइंट है स्केल चेन। स्केल चेन मतलब टॉप से नीचे तक, मतलब टॉप मैनेजमेंट से जो ऑर्डर आया है वो बराबर हर डिपार्टमेंट में पहुंचते पहुंचते एम्प्लॉय तक पहुंचे, और एम्प्लॉय की जो शिकायत है वो सीधे सीधे वहाँ तक पहुंचे। तो वो स्केल चेन, मतलब इस तरीके से आपको स्केल चेन बना के रखनी है ताकि ऑर्डर सही समय पे सभी डिपार्टमेंट में सभी लोग तक पहुंच सके, उसे कहते हैं स्केल चेन। अगला है ऑर्डर। ऑर्डर इस तरह से होना चाहिए कि सबको, मतलब हर चीज को, दे शुड बी प्रॉपर प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन। हर चीज अगर आप प्रॉपर चाहते हो और प्रॉपर हर किसी को पता होना चाहिए, तो वहाँ पर जो भी मटेरियल है, सोशल ऑर्डर है, जो भी आप ऑर्डर दे रहे हो, जो भी काम से रिलेटेड ऑर्डर है, वो आपको सही तरीके से मिलना चाहिए।
है ना। मतलब जो भी ऑर्डर ऊपर से आ रहा है, ऊपर से काम करने का जो भी तरीका है, जिस तरीके से काम करने का एक सही सीक्वेंस में, एक सही तरीके से ऑर्डर होना चाहिए कि भाई मेरे को इसको रिपोर्टिंग करनी है, वो उसको रिपोर्टिंग करेगा, वो उसको रिपोर्टिंग, मतलब सबको पता है कि रिपोर्टिंग किसको करनी है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको ऑर्डर देगा। तो ये प्रॉपर एक ऑर्डर में होना चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन वगैरह वहाँ पर ना हो। अगला है इक्विलिटी। इसका मतलब जितने भी वर्कर अपने यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ हमेशा इक्विलिटी का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको जाति के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, या उनके रंग के हिसाब से, या इसके हिसाब से, भाई जैसे मतलब सभी को फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए, सबको इक्विलिटी का व्यवहार देना चाहिए। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, सब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपने कामों में करते हैं, उसे कहते हैं इक्विलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेंचर ऑफ पर्सनल, मतलब कि भाई जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है उसको इस बात का श्योर होना चाहिए कि उसकी जॉब रहेगी। ऐसा नहीं कि उसको डर होगा हमेशा, अरे मुझे निकालना दे, अरे मुझे निकालना दे, मैं क्या मुझे निकालना दे, ऐसा ना हो। उसको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि वो यहाँ काम कर रहा तो उसका काम स्टेबल रहेगा। अगला है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या है, कभी कभी हमें अपने एम्प्लॉयज़ की भी, उनके काम को देख के भी उनको भी मौका देना चाहिए, उनके डिसीजन भी लेना चाहिए, मीटिंग्स में उनको बुलाना चाहिए, उनके सजेशन लेना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और स्पिरिट ऑफ क्रॉप, इसका मतलब होता है द टीम स्पिरिट, मतलब कि यूनिटी, कि एम्प्लॉयज के अंदर इस बात का है कि सब लोगों को मिलकर आपस में ऐसा तालमेल बनाना, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लाए। ये इसका आखिरी वाले का मतलब होता है। स्पिरिट ऑफ क्रॉप मतलब यूनिटी के स्पिरिट वगैरह ये है। तो मेन बात ये है उनका, ये भी यही कहना है, सिंपल अगर आप समझेंगे इसके अंदर, उसके अंदर अगर ये सिंपल आप समझोगे तो आपको एक ही चीज़ समझ में आएंगे सारी चीज़ों के अंदर, कि एक ही चीज़ है, मैनेजर को अपना काम ईमानदारी से करना है। उनका पूरा फोकस एम्प्लॉय के ऊपर था। एम्प्लॉय के ऊपर जितना ध्यान आप दोगे उतनी कंपनी तरक्की करेगी। आपका एम्प्लॉय संतुष्ट है, वो आपको बेस्ट से बेस्ट काम करके देगा और मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मैंने आज आपको हेनरी फुएल साहब के प्रिंसिपल्स को बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसके नोट्स भी आपके पास अवेलेबल है, मैं इसको ऊपर से नीचे एक बार फिर से आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है, देख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको सिंपल वे में 14 प्रिंसिपल है, आप ऐसा लिख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर मुझे लगता है कि नहीं 14 प्रिंसिपल तो शायद ही आए, हो सकता है किसी की डिफरेंस बिटवीन वगैरह पूछ ले आपसे, या किसी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कमांड पूछ ले, यूनिट ऑफ डायरेक्शन पूछ लें, ऑथोरिटी ये पूछ लें, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि और इसे क्या कहते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया है अच्छी बात है, नहीं आता है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और जितने से ज़्यादा शेयर करना चाहो शेयर कर सकते हैं। अब डेली आपको वीडियो आएगा पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के ऊपर, मैं रोज़ एक एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप इसकी नोट्स तैयार करें और अपने प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, बाय।